Hello everyone, welcome to my YouTube channel. How are you guys? I hope you guys are fine. कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को मालूम है कि आज से आप लोगों का सीडीपी का टेस्ट शुरू हो गया है जो 30 जून तक चलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता है कि ये टेस्ट जो है 30 जून तक चलेगा। और जैसे आप लोगों का रोज का क्लास चलता था सीडीपी, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश इत्यादि जो भी सब्जेक्ट का आप लोगों का क्लास चलता था वो वैसे ही डेली चलता रहेगा। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वो भी टेस्ट दें और अपनी जानकारी को जांचें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड press the bell icon so that you will get the notification of every upcoming video first. वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा कि फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग सीडीपी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो रेडी है स्टूडेंट आप सभी? लेट स्टार्ट द वीडियो विदाउट डिले फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? भ्रूण अवस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था? आपको बताना है कि शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है। याद करो कि मैंने इसका ट्रिक क्या बताया था कि जब भी किसी प्रश्न में अवस्था के बारे में पूछा जाए कि सबसे कम, स्लो, धीमे, निम्न हो जाए तो क्या बताया था मैंने ट्रिक? आंख कान बंद करके किस पर मारना है? जल्दी बताओ। तो भाई आंख कान बंद करके कम वाली अवस्था के लिए बाल्यावस्था को चुनेंगे। याद है ना ट्रिक? बिल्कुल सही। तो जब भी पूछा जाए कि कम हो जाए, स्लो हो जाए, धीमे हो जाए या निम्न हो जाए तो इसका ट्रिक बताया था कि वो बाल्यावस्था में कम होता। और यदि ज्यादा तीव्र तेज हो जाए तो किस अवस्था में? तो वो शैश अवस्था में। याद है ना? चलो अगला प्रश्न देखता हूं, आगे बढ़ता हूं। फटाफट करना, अपने प्रश्न के उत्तर 10 सेकंड में देने का प्रयास करो, फास्ट। जैसा कि मालूम है कि सीटेट अब ऑनलाइन हो गया है और रीट तो ऑफलाइन ही है, लेकिन सीटेट ऑनलाइन हो गया तो अपनी तैयारी को फास्ट करने का प्रयास करो। 50 क्वेश्चन देखने हैं, कम से कम 25 मिनट में इसे हम लोगों को क्लियर करना है। चलो दूसरा प्रश्न है, किशोर अवस्था की अवधि क्या है? 11 से 12, 14 से 20, 12 से 18 या 20 से 24? जल्दी से फटाक से मारो अपने उत्तर। तो क्या बताया था किशोर अवस्था की अवधि क्या है? 12 से 18। किशोर अवस्था के लिए हमेशा क्या ध्यान रखना है? 18 को ध्यान में रखना है। जिस ऑप्शन में 18 मिल जाए बस उसी को मार देना है। या तो 11 से 18 या 13 से 18, कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है, तो उसी को चुनना। जिसमें 18 होगा 18 से ऊपर नहीं जाना है। किशोर अवस्था एंड हो जाता है 18 में, ये मालूम है ना? बताया है कई बार कि किशोर अवस्था से जब भी प्रश्न आ जाए तो 18 को ध्यान रखना। चलो अगला प्रश्न देखता हूं। 13 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? 13 साल में बताना बच्चे का कौन सा अवस्था जो है वो पहुंचते पहुंचते बच्चे का विकास लगभग पूरा हो जाता है। शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सांवेगिक विकास या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ। शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास या संवेगात्मक विकास? जल्दी से बताओ। क्या बताया था? याद है ना ट्रिक? ट्रिक याद है ना? 13 वाले अवस्था में क्या बताया था कि 13 साल में क्या हो जाता है? बच्चे का बौद्धिक विकास पूरा हो जाता है ना? क्लियर? चलो आगे बढ़ता हूं। चौथा प्रश्न, बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक कौन है? जल्दी से बताओ, उत्तर अपने बताओ। प्रखर बुद्धि, यौन परिपक्वता, बड़ा भवन या खेल का मैदान? तो बच्चे का जो विकास होगा उसको सबसे अधिक प्रेरित कौन करने वाला इनमें से घटक है? तो खेल का मैदान। खेल के मैदान में बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, शारीरिक, सामाजिक, है ना, आध्यात्मिक। चलो आगे बढ़ता हूं। बाल अध्ययन का पिता कौन है? बताओ। बाल अध्ययन का पिता फ्रायड, डेवर, स्टेनले हॉल या डार्विन? जल्दी बताओ।
कौन है, याद है ना, बताया है ना कि बाल अध्ययन का पिता किसे कहते हैं? स्टैनले हॉल को कहते हैं बाल अध्ययन का पिता। चलो आगे बढ़ता हूं। फर्स्ट, किसके अनुसार सीखना आदर्श काल शेष व्यवस्था है? बताया था ना, जल्दी बताओ। वुडवर्थ, सैमुअल, हीथकोर या वैलेंटाइन? किसके अनुसार सीखने का आदर्श काल शेष अवस्था है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वैलेंटाइन। ऐसे प्रश्न सीटेट में कई बार आ चुके हैं कि सीखने का कौन सा अवस्था जो है वो आदर्श काल माना जाता है। तो यहां से एक प्रश्न बन रहे हैं ना कि वो शेष अवस्था है। और अगर रीट में या सुपर टेट में तो पूछा जाएगा कि किसने बताया कि सीखने का आदर्श काल शेष अवस्था होता है? तो वैलेंटाइन। ओके, क्लियर? आगे बढ़ूं? चलो आगे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न देखो, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? हीथ को, क्रो एंड क्रो, सैमुअल, इनमें से कोई नहीं। बताओ, जल्दी से बताओ, 10 सेकंड में अपने उत्तर चॉइस करो कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है। तो याद है ना, मैंने ट्रिक क्या बताया था कि जब भी प्रश्न एज अवस्था से आ जाए, उस पर पूछा जाए कि किसने ये बात कहा, किसने ये कथन दिया, किसने ये सिद्धांत दिया, तो कौन से राइटर का मैंने नाम बताया था? जल्दी बताओ। क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ही ने एज के बारे में अवस्था सिद्धांत उन्होंने ही सबसे ज्यादा दिया है। हमेशा ट्रिक में याद रखना, कभी प्रश्न तुम्हारे गलत नहीं होंगे। तो 20वीं शताब्दी यहाँ पर क्या हो गया? एज से रिलेटेड अवस्था है ये, है ना, वर्ष से ताल्लुक रखता है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्रो एंड क्रो हो जाएगा। ट्रिक याद रखना, कभी एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं, गलत नहीं होंगे। चलो आगे बढ़ता हूं। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया? चलो 5 सेकंड में अपने उत्तर दो। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया? 4, 2, 5, 3। कितने में बताया था? याद है? याद है? अपने एक हाथ की एक उंगली कम कर लेना है। ट्रिक याद है ना? कितने बचेंगे? 4। तो भाई बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है बाल विकास को। चलो अगला सवाल देखता हूं। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है, चलो आपको बताना है कि बाल्यावस्था में बच्चे का व्यक्तित्व कैसा होता है? उभयमुखी, अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी या उपयुक्त में से सभी? बताओ, जल्दी से बताओ, 5 सेकंड में अपने उत्तर दो। तो बाल्यावस्था में क्या बताया था? बच्चों का व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा? बाहिर्मुखी। अगर इसी में प्रश्न आ जाए कि शेष अवस्था में, तो शेष अवस्था में क्या हो जाएगा? अंतर्मुखी। और किशोर अवस्था में आ जाए तो क्या हो जाएगा? उभयमुखी। चलो, 1 तीर 3 निशाना लग रहा है ना। अब प्रश्न कैसा भी पूछा जाए, प्रश्न छूटेगा नहीं, गलत होएगा नहीं, याद रहेगा। शेष अवस्था में अंतर्मुखी और किशोर अवस्था में उभयमुखी, और बाल्यावस्था जो है वो बाहिर्मुखी है। ओके, क्लियर? चलो अगला सवाल है, किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है? अभी अभी ये प्रश्न पढ़े हो, तुरंत एकदम 2 सेकंड में अपने उत्तर चॉइस कर लो, एकदम चूज करो फटाक से, एकदम 2 सेकंड में मारो। तो कौन सी अवस्था बताया था कि भाई किस अवस्था में काम प्रवृत्ति कम हो जाती है? जहां पर निम्न, स्लो, धीमे, कम हो जाए वो अवस्था कौन सा रहेगा? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चे का सामाजिक और मानसिक विकास धीमे गति से होता है, स्लो होता है, कम होता है ना, बताया था ना। और शेष अवस्था में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, तेज गति से होता है, फास्ट गति से होता है। तो जब भी प्रश्न में कम पूछा जाए तो वो समझ लेना कौन सा अवस्था होगा, तो वो बाल्यावस्था होगा। कभी तुम्हारे आंसर गलत नहीं होंगे। चलो आगे बढ़ता हूं। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां देखने को मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। बताना कि बच्चा जो है लिखने में विपरीत छवियां, यानी वो बी लिखता है तो डी लिखा जाता है ना, वो बी लिख रहा है तो डी लिखा जाता है। इस प्रकार की वो गलती कर रहा है। तो बताओ कि वो बच्चा किस प्रकार का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। चलो फटाक से अपने उत्तर चुनो। अधिगम में असुविधा, अधिगम में समस्या, अधिगम में अशक्ता, अधिगम में कठिनाई। तो क्या बताया था ट्रिक इस सब का कि अगर बच्चा इस तरह की गलती करता है तो क्या हो जाता है? बच्चे में डिसएबिलिटी है, सीखने में उसे डिसएबिलिटी हो रही है। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन 3, अधिगम में अशक्ता, है ना। चलो आगे बढ़ता हूं। विकृति लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक उदाहरण है? चलो बताओ, क्या बताया था कि जब भी प्रश्न आ जाए लिखने से तुलना सवाल का संबंध हो, तो क्या बताया था कि ग्राफ को पहले कैसे बनाया जाता है? तो लिख करके। तो जिसमें ग्राफ से ग्राफिया आ जाए वो क्या हो जाएगा? लिखने से संबंध उसका रहेगा, है ना। ट्रिक बताया था ना, ट्रिक को याद रखना, ऐसे प्रश्न कभी तुम्हारे गलत नहीं होंगे। डिस्ग्राफिया लिखने के लिए, अलेक्सिया डिसलेक्सिया पढ़ने के लिए है, डिस्प्रेक्सिया बोलने के लिए है, और डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स के लिए है।
डिस्कैलकुलिया किसके लिए है ये? तो ये जो है गणित के लिए है ना, मैथमेटिक्स बताया था ना। याद रखोगे ट्रिक्स तो कभी गलत नहीं होंगे तुम्हारे, ट्रिक को याद रखो। चलो आगे बढ़ता हूं। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है, चलो बताओ फटाक से। शिक्षक के बिना, प्रेरणा के बिना, पाठ्य पुस्तक के बिना, या निर्देशन के बिना? भाई अधिगम किसके बिना संभव नहीं है, आपको ये बताना है। तो क्या बताया था? मोटिवेशन। मोटिवेशन के बिना अधिगम नहीं हो सकता, है ना, ट्रिक याद है ना। तो प्रेरणा के बिना बच्चा सीख नहीं सकता, आपको बच्चे को मोटिवेशन करना, मोटिवेट करते रहना एज ए टीचर के रूप में, है ना। चलो आगे बढ़ता हूं। ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। आपको बताना है कि ज्ञान संरचनात्मक जो दिया गया है उसका आधारित शिक्षण का आधार क्या है। अध्यापक को सुनना, अध्यापक कथित विषय को, वस्तु को दोहरा देना, अध्यापक और शिक्षार्थी के संबंध या करके सीखना। तो क्या बताया था मैंने कि जब भी प्रश्न में रचनात्मक या संरचनात्मक आ जाए तो क्या चुनना? क्या चुनना? करके सीखना। जब बच्चा करके खुद से सीखेगा तो उसके ज्ञान में संरचनात्मक, रचनात्मक दोनों हमें दिखाई देंगे, है ना। बच्चा करके ज्यादा सीखता है, उसे हम आप जो सिखाओगे उससे ज्यादा बच्चा अगर खुद से करेगा तो वो ज्ञान बच्चों के लिए अस्थायी हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ता हूं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वायोगोत्सी के द्वारा विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप सार प्रस्तुत करता है? विकास अधिगम से स्वाधीन है, अधिगम और विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, विकास अधिगम का समानार्थक है, ये भी आपको बताना है। चलो बताओ अपने उत्तर कौन से सही होंगे। तो क्या बताया था वायोगोत्सी के बारे में कि वायोगोत्सी ने क्या बताया भाई? आप सभी को तो मालूम है कि विकास जीवन पर्यंत होता रहता है। अब जाहिर सी बात है कि विकास की जो प्रक्रिया होगी वो अधिगम से पीछे ही रहेगी, है ना। पहले अधिगम होगा, विकास बाद में होगा। ये बताया था ना ट्रिक वायोगोत्स्की के द्वारा। तो कौन से ऑप्शन हो गए? ऑप्शन थर्ड तुम्हारा यहां पर सही हो गया। क्लियर? किसी को कोई डाउट्स नहीं? चलो आगे बढ़ता हूं। एक दिग्भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है फटकार लगाकर, उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके, उसके दोषों को उजागर करके, या लालच देके। तो भाई हमें ना लालच देना है, ना उसके दोषों को उजागर करना यानी सबको बताना भी नहीं है, और ना उसे कोई फटकार लगाना है। तो ना फटकार लगाएंगे, ना उसके दोषों को उजागर करेंगे, ना लालच देंगे। तो बचा कौन सा? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करेंगे। बच्चे जो भी अच्छा व्यवहार करते हैं हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, है ना। तो जो बच्चे दिग्भ्रमित किशोर होते हैं उनका पथ का प्रदर्शन ऐसे किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। किशोर अवस्था में किशोर किशोरियां अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो और ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं। ये विचार किसका है? चलो फटाक से बताओ, किसने बताया था ये बात? याद है? वुड, स्किनर, पियाजे या गैजल? किसने बताया था? ट्रिक बताया था ना। वुड साहब ने क्या कहा था कि किशोर अवस्था में के बच्चे जो है टीवी देखना, रेडियो सुनना, फोन चलाना ये सब ज्यादा पसंद करते हैं। याद आया कुछ ट्रिक जो बताया था? चलो आगे बढ़ता हूं। सूझ द्वारा सीखने के समग्राकृतिवाद के प्रवर्तक कौन है? चलो, पहला कोफक्का थॉर्नडाइक कोहलर, कोहलर कोफक्का फ्राइड, वर्दीमर कोफक्का कोहलर, वर्दीमर फ्राइड कोहलर। क्या बताया था मैंने? सूझबूझ को क्या बताया था उसका ट्रिक? एक और नाम भी बताया था, अंतर्दृष्टि, है ना। अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्या बताया था मैंने ट्रिक? गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। बताया था ना। गेस्टाल्टवादियों में तुम्हें 4 महोदय का नाम बताया था, याद है? वर्दीमर, कोफक्का, कोहलर और बीने, है ना। बीने भी बताया था। ये लेविन बीने नहीं, सॉरी, लेविन। हाँ, तो यहां पर एक लेविन भी नाम थे उनके। तो ये 4 थे, ठीक है। तो वर्दीमर, कोफक्का, कोहलर और लेविन, ये 4 महोदय जो है गेस्टाल्टवादियों है। तो गेस्टाल्टवादियों ने
सूझबूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। अब यहाँ पर देखना है कि 4 के नाम नहीं है, 3 है, तो कौन से ऑप्शन में 3 राइटरों के नाम है भाई, 3 महोदय के नाम किसमें मिल रहे हैं देखने को, तो वर्दीमर, कोफक्का और कोहलर ऑप्शन 3 में मिल रहा है आपको। तो क्या हो जाएगा आपका जवाब, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? अपने पूरे डाउट्स क्लियर करके पढ़ो, कभी एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं, कभी भी कोई प्रश्न गलत होगा नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। निम्न में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है? क्या बताया था, ध्यान देना प्रश्न पर कि अधिगम की प्रक्रिया का पक्ष नहीं है। उद्देश्य, अभिप्रेरणा, पुनर्वलन या दबाव। तो मालूम है भाई कि उद्देश्य तो रहना जरूरी, अभिप्रेरणा भी होना चाहिए, पुनर्वलन भी होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए। दबाव ये गलत बात है। तो इसलिए हमारा जवाब क्या हो जाएगा, यही, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा गया है, नहीं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, इज द राइट आंसर ऑप्शन 4, है ना। क्लियर? चलो आगे बढ़ता हूं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको बताना कौन सा युग्म सही नहीं है। जॉन डेवी संरचनावाद, वाटसन व्यवहारवाद, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, वर्दीमर गेस्टाल्टवाद। तो चलो इसको ऑप्शन को मैं नीचे से शुरुआत करता हूँ। अभी अभी एक प्रश्न पढ़े थे, मैंने बताया था वर्दीमर किसमें है, तो गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवादी में कितने महोदय के नाम याद कराए, तो 4। कौन कौन, वर्दीमर, कोहलर, कोफक्का और लेविन, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि वर्दीमर गेस्टाल्टवादी है भाई, ये तो सही है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक, ये भी सही है। व्यवहारवाद के सबसे मशहूर जो है वो कौन है, वाटसन, ये भी सही है। तो अब जाहिर सी बात है कौन सा गलत हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। और नहीं पूछ रहा प्रश्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो आपको ये बताना है। तो इसलिए आपका आंसर कौन हो जाएगा, जॉन डेवी संरचनावाद, पहला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा इसमें। सारे डाउट्स क्लियर, किसी को कोई समस्या नहीं ना। चलो आगे बढ़ता हूं। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट विकलांगता का उदाहरण है? क्या करना है, विशिष्ट विकलांगता का उदाहरण बताना। सिंथेटिक, डिसलेक्सिया, बुलिमिया या इनमें से कोई नहीं। तो भाई विकलांगता के बारे में क्या बताया था, डिसलेक्सिया, है ना। अलेक्सिया डिसलेक्सिया पढ़ने में विकलांगता में आ गया, इसलिए ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ता हूं। डिस्कैलकुलिया किस विषय से संबंध रखता है, यह बताना है आपको। हिंदी से मानसिक अक्षमता, अधिगम अक्षमता, दृष्टि अक्षमता। तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि इस प्रश्न में जो उत्तर है वो उत्तर प्रिंट नहीं हुआ है। जिन्होंने ये इस क्वेश्चन को प्रिंट किया है उन्होंने मिस कर दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि डिस्ग्राफिया लिखने के लिए, एलेक्सिया डिसलेक्सिया पढ़ने के लिए, और डिस्कैलकुलिया किस में आ जाएगा, तो मैथमेटिक्स में आ जाएगा। क्या बताया था मैंने, गणित में आ जाएगा, है ना। इससे पहले में भी मैंने बताया था कि डिस्कैलकुलिया, जहां पर कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर आ जाए तो बस वहां पर से ध्यान रखने लगे भाई हमें गणित में कैलकुलेटर की आवश्यकता होती है। जोड़ घटाव गुना भाग करना पड़ता है, प्रतिशत निकालना पड़ता है, रूट निकालना पड़ता है, रूट का वैल्यू निकालना पड़ता है ना। तो इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है डिस्कैलकुलिया का ताल्लुक किससे हो जाएगा, गणित से। और यहाँ ऑप्शन में गणित नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए आपका आंसर जो है गणित ही आप लोग चुनेंगे। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके सही नहीं है। हिंदी में भी नहीं है, मानसिक अक्षमता भी नहीं है, अधिगम अक्षमता भी नहीं है, दृष्टि अक्षमता भी नहीं है। इसका राइट जवाब है गणित, जो मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है। आप लोग अपने उत्तर को क्लियर कर लेना। चलो आगे बढ़ता हूं। निम्नलिखित में से कौन सी सामान्यतः सीखने की सामूहिक विधि नहीं है? प्रश्न को समझो, ध्यान से समझो और 5 सेकंड में उत्तर दो। परिचर्चा, प्रेक्षण, कार्यशाला, सम्मेलन। क्या बोला जा रहा है प्रश्न में, सीखने की सामूहिक विधि नहीं है, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग, सीखने के लिए ग्रुप। तो क्या क्या, जब ग्रुप होगा तो उसमें क्या हो सकता है, परिचर्चा हो सकता है, कार्यशाला में भी ग्रुप होता है, सम्मेलन में भी आप लोग ग्रुप में चर्चा विचार विमर्श करते हो। प्रेक्षण ये क्या हो जाता है, एकांत में होता है, अकेले में होता है ना। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पूछा जा रहा है नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन 2 आपका ये सही हो जाएगा, प्रेक्षण। किसी का कोई डाउट्स नहीं होगा। चलो सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। चलो आगे बढ़ता हूं। एक शिक्षिका अपने शिक्षिका की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके, इससे को बढ़ावा मिलता है। चलो फटाक से अपने उत्तर चुनो। पुनर्बलन, शिक्षार्थी स्वायत्ता, व्यक्तिगत भिन्नताओं, ज्ञान के सहसंबंध और अंतरण। तो क्या मैंने बताया था, एक मिसाल देके मैंने बताया था कि चलो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स और उसे मैं जोड़ रहा हूं साइंस के साथ, बताया था ना ट्रिक। तो मैं जो कर रहा हूं ऐसा क्या कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, अब क्यों कर रहा हूं, बताया था ना ये ट्रिक
कि मैं एक सब्जेक्ट के ज्ञान को दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिला करके तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, तो उन दोनों सब्जेक्ट में क्या हो रहा है, एक रिलेशन बन रहा है ना, बताया था ना। तो चलो इसमें कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, कौन सा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, चुन लो फटाक से। तो ऑप्शन 4, ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण का। तो हमेशा ध्यान रखना, अब ऐसे प्रश्न को सीटेट या रीट कभी भी पलट कर घुमा फिरा के किसी भी तरह से दे तो ट्रिक को याद रखना, तुम्हारे उत्तर कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं। संबंधवाद यानी सहचारवाद के सिद्धांत से कौन सा बंध संबंधित है। स्थितियां प्रत्युत्तर, उद्दीपन प्रत्युत्तर, उद्दीपन प्रतिक्रिया, प्रत्युत्तर वो प्रतिक्रिया। चलो संबंधवाद के बारे में क्या बताया था उन्होंने, उद्दीपन और प्रतिक्रिया। याद आया कि क्या बताया था कि संबंधवाद के महोदय ने क्या बताया था, उद्दीपन और प्रतिक्रिया होती रहती है। चले आगे बढ़े, ट्रिक आ गया, ट्रिक याद रखोगे कभी प्रश्न गलत नहीं होंगे। चलो आगे बढ़ता हूं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण। ध्यान से देखो ऑप्शन को तो कुछ मिल जाएगा तुम्हें कि इसमें जो राइट आंसर है कौन सा है, फटाक से चुनो और 2 सेकंड में मारो। तो भाई क्या बताया था कि पियाजे साहब ने क्या बताया है, संवेदी प्रेरक। इसे क्या कहा जाता है, इसका एक और भी नाम है इंद्रजनित गामक, है ना। ये क्या होता है, 0 से 2 की अवस्था में ये अवस्था होता है, संवेदी प्रेरक या इंद्रजनित गामक अवस्था। बताया था ना इसका ट्रिक कि एक चादर के नीचे अगर हम किसी वस्तु को छुपा देते हैं तो बच्चा उस चादर को हटा करके वस्तु निकाल लेगा। बच्चे को मालूम है कि वस्तु को छुपाने से वस्तु समाप्त नहीं होती है ना। ये ट्रिक बताया था ना, याद आया। चलो अब अगला सवाल देखता हूं। रॉबर्ट एम गैने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है। रॉबर्ट एम गैने के साथ बताना आपको, रॉबर्ट एम गैने के अनुसार संकेत अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक सहचार अधिगम। तो देखो इसमें क्या तुम्हारा आंसर हो जाएगा सही, अंतर्दृष्टि अधिगम। क्या बताया था, अंतर्दृष्टि और सूझबूझ का सिद्धांत किसने दिया है, गेस्टाल्टवादी। और गेस्टाल्टवादी में कौन कौन आ जाते हैं, वर्दीमर, कोफक्का, कोहलर और लेविन, है ना, बताया था ना। तो जब आप याद रखोगे, बेसिक पढ़े हो आपने, थ्योरी में मैंने क्लियर कराया है, इसलिए मैं पहले कहा था, कई बार मैंने कहा है कि पहले थ्योरी पढ़ाता हूं, उसके बाद फिर एमसीक्यू लाता हूं, उसके बाद टेस्ट लेता हूं। तो इस 3 तरीके से जब तुम तैयारी करोगे किसी भी टेट परीक्षा के, तो तुम्हारे प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। 135 प्लस स्कोर करके लेके आओगे। याद है ना रीट में अगली बार कितने बच्चों ने अपने संस्था से कामयाबी हासिल किया है, याद है ना, 27,114 बच्चों ने रीट की अगली परीक्षा में सफलता हासिल किया था, है ना, याद है ना। और आगामी परीक्षा में मैं जानना चाहता हूं और जांचूंगा और देखूंगा कि इससे ज्यादा स्कोर हमारे संस्था से बच्चा करके आएंगे। इस बार कम से कम मुझे 50,000 चाहिए कि हमारे संस्था से बच्चे जो हैं 50,000 बच्चे क्वालिफाई करें रीट की आगामी परीक्षा और सुपर टेट में। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि मैं जो तैयारी करा रहा हूं तो राजस्थान टेट जो होगा उसका सुपर टेट भी होगा, है ना। तो सुपर टेट में वही बच्चे बैठेंगे जो फर्स्ट एग्जाम को वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके लिए मैं दोनों प्रक्रिया को साथ साथ लेके चल रहा हूं और मालूम है कि सुपर टेट जो होगा वो सुपर ही होगा, इसलिए मैं लेकर के दोनों पैटर्न को लेकर के चल रहा हूं और दोनों तरह के क्वेश्चन सेट कर रहा हूं ताकि के जो रीट का फर्स्ट एग्जाम है वो तुम्हारा वो भी क्लियर हो जाए और रीट का सुपर टेट भी क्लियर हो जाए, है ना। और जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए भी बेहतर है ना। कुछ प्रश्न इनमें से सीटेट में नहीं आते, लेकिन सीटेट के राइटर को हटा दिया जाता है लेकिन उनके कथन को छाप दिया जाता है। इसलिए ये वीडियो, ये टेस्ट जो है रीट और सीटेट दोनों की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी टेस्ट दीजिए और अपनी जानकारी को जांचिए और आपके कितने स्कोर हुए हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताइए। तो चलो फ्रेंड्स, इसका उत्तर बता ही दिया था कि क्या हो गया, अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत। यहां पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो रॉबर्ट एम गैने ने ये बातें नहीं बताई है, बाकी ये तीनों बातें इन्होंने बताई है। चलो आगे बढ़ता हूं।
सीखने की खेल विधि उपयोगी है। आपको बताना कि सीखने की खेल विधि किसके लिए है, किस अवस्था के लिए है। तो बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, परिपक्वता। तो भाई जानते ही हैं बच्चा जो खेलेगा किस अवस्था में खेलेगा, तो बाल्यावस्था में। प्रौढ़ा में तो खेल नहीं सकता, युवा के लिए है नहीं टाइम, उसके पास परिपक्वता तो होगा नहीं, इसलिए इसका जवाब क्या हो गया, बाल्यावस्था में सीखने की खेल विधि उपयोगी है। चलो आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न देखता हूँ। अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाएगा। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, वृद्धि, परिपक्वता, अधिगम या अभिप्रेरणा। तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्या हो गया, हम लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे। पहले आपको थ्योरी पढ़ाया, उसके बाद आपका एमसीक्यू आपको पढ़ाया गया, अब उसके बाद आपको क्या ले रहा हूं मैं, आपका टेस्ट ले रहा हूं। तो ये क्या हो रहा है कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, चेंजिंग आएगा। जो आप नहीं जानते थे वो अब जान गए हो, तो क्या हो गया, कहीं ना कहीं वो अधिगम हो गया, आपने सीख लिया है ना। चलो आगे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत यानी सूझबूझ के सिद्धांत को प्रभावित नहीं करेगा, ये बताना है। बुद्धि, अनुभव, व्यक्तित्व, प्रत्यक्षीकरण। तो भाई मालूम है कि बुद्धि करेगा ही करेगा, व्यक्तित्व वो भी करेगा, प्रत्यक्षीकरण वो भी करेगा। तो कौन नहीं करेगा, अनुभव। अनुभव नहीं करेगा, इसलिए हमारा यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा अनुभव। क्यों भाई अनुभव कैसे हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चे को अनुभव है तो वो उसके व्यवहार को प्रभावित नहीं कर सकता, सीखने में कुछ उसको अफेक्ट नहीं पहुंचा सकता, है ना। बच्चों को पहले से इसका अनुभव है। चलो इसके लिए आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न देखता हूं। एक अधिगमित प्रक्रिया का कर्मिक लुप्त होना कहलाता है। लुप्त होने में क्या बताया था, विलोपन, सामान्यीकरण, विभेदन या अनुबंधन। जल्दी से अपने उत्तर 5 सेकंड में बताओ, क्या बताया था, लुप्त होना या विलुप्त होना किस में चला जाएगा, तो भाई विलोपन में चला जाएगा, है ना। याद है ट्रिक, बस ट्रिक को याद रखना, कभी प्रश्न छूटेंगे नहीं, कभी प्रश्न गलत होंगे नहीं। चलो आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखता हूं। निम्नलिखित में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणाम या पूर्वकता से शक्तिशाली या कमजोर होता है। चलो अपने उत्तर 10 सेकंड में मारो। प्राचीन अनुबंधन, सूझ अधिगम, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, स्वतः अधिगम। चलो जल्दी बताओ। तो क्या बताया था कि ऐच्छिक व्यवहार से उसके परिणाम या प्रवृत्ता से शक्तिशाली या कमजोर होता है। तो भाई किसने बताया था, किसने बताया था, तो क्या हो जाएगा, तो प्राचीन अनुबंधन हो जाएगा, है ना। यही बात बताया था, ऐच्छिक प्रक्रिया उसके परिणाम या पूर्विकता से। तो यहाँ देखना, परिणाम या पूर्विकता जो पहले आप लोग जानते हो वो क्या हो गया, पहले वाला चीज क्या हो गया भाई, वो तो प्राचीन हो गया ना, पुराना हो गया ना। इसलिए ट्रिक को याद रखना, वो कभी गलत नहीं होगा। तो प्राचीन अनुबंधन हो गया। चलो आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है, न्यूटन से ताल्लुक रखता है कि न्यूटन ने वृक्ष से सेब को नीचे गिरते देखा और अचानक उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। यह उदाहरण किसका, चिंतन का, अंतर्दृष्टि का, अभिप्रेरणा का या प्रेरणा का। तो मैंने क्या बताया था कि जितने भी साइंटिस्ट, विद्वान को आप देख रहे हो, उन्होंने एक छोटी छोटी चीज को देख करके बहुत दुनिया में बड़ी बड़ी चीजें का आविष्कार कर दिया, बना दिया, तैयार कर दिया, है ना। तो वो क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं सूझबूझ हो जाता है, अंतर्दृष्टि हो जाता है ना। बताया था ना पहले, ट्रिक याद रखोगे तो कभी भी प्रश्न तुम्हारे गलत होंगे नहीं। जेम्स वाट जो थे वो क्या कर रहे थे, एक दिन चाय बना रहे थे, पानी खौला रहे थे, तो केतली में खोलते हुए पानी से उन्होंने रेल के इंजन का आविष्कार कर दिया। तो कैसे किया भाई, उन्हें कुछ सूझा, अंतर्दृष्टि हुआ ना। अंतर्दृष्टि क्या, सूझबूझ, समझदारी, यही है ना अंतर्दृष्टि। तो जब मीनिंग समझोगे, ट्रिक समझोगे, तो कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो न्यूटन साहब ने सेब को देखा नीचे गिरते हुए, तो अचानक उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज कर ली। तो ये भी उन्हें सूझा, अंतर्दृष्टि हुआ उनके लिए कि सेब को गिरते हुए देख करके उन्हें ये चीज सूझा, यानी उन्हें अंतर्दृष्टि हुआ, है ना। तो इसलिए उत्तर कौन हो गया, अंतर्दृष्टि। अब किसी भी विद्वान के बारे में, साइंटिस्ट के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाए तो तुम्हारे प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। बस ऐसे ट्रिक को याद रखना, और हर ट्रिक, इसी ट्रिक से हर प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे इस तरह के। चलो आगे बढ़ता हूं, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। चलो, शिक्षक के शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्यक्रम का पूरा होना, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या बताया था, 5 सेकंड में मारो। अभी आप रीट की, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, एक ना एक दिन आप एग्जाम दोगे, एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में चाहे आप क्वालिफाई होगे चाहे आप नॉट क्वालिफाई होगे, तो वो क्या हुआ, आपका प्रतिफल हुआ, है ना, प्रतिफल हुआ। तो परिवर्तन हो गया ना, कि आप अभी तैयारी कर रहे थे और आगे जाकर के पास कर गए, या तो आप फेल कर गए। तो चेंजिंग हुआ कि मैंने जो पढ़ाया आपने कुछ खास नहीं कर पाया, तो आप क्रॉस कर गए, फेल कर गए, और मैंने जो आपको पढ़ाया तो आप क्वालिफाई कर गए, तो आप में कुछ परिवर्तन आया, चेंजिंग आया, तभी तो आपने क्वालिफाई किया। तो क्या हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ने आपने सीखा और आपके व्यवहार में परिवर्तन आया। तो बच्चे के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है ना। तो बालक के व्यवहार में होने वाला
परिवर्तन, कुछ ना कुछ चेंजिंग होना चाहिए। बच्चा पहले कुछ नहीं जानता था, अब जान गया। बच्चा पहले जो है 2 का टेबल नहीं जान रहा था, लेकिन अब वो जान गया। तो ये क्या हो गया कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आ गया, है ना। चलो आगे बढ़ता हूं। ट्रिक को याद रखना, कभी भी प्रश्न तुम्हारे छूटेंगे नहीं, गलत नहीं होंगे। चलो 35 नंबर की बात करता हूं। तो अधिगम आधारित है, किस पर डिपेंड होता है भाई? लर्न किस पर डिपेंड करता है? अभ्यास पर, प्रशिक्षण पर, अनुभव पर, उपयुक्त सभी पर। तो हम जानते हैं कि अधिगम सीखने के लिए अभ्यास भी जरूरी है, जो मैं अभी आपको करा रहा हूं। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग भी जरूरी है, आपका एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। इसलिए इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर हो जाएंगे कि इनमें से सभी अधिगम के लिए बहुत जरूरी है। चलो आगे बढ़ता हूं। अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है, आपको बताना है किसका सिद्धांत है? बुद्धि का, अभिप्रेरणा का, अधिगम का या शिक्षण का? अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत किसका है? तो अनुबंधित किसका है? अधिगम का सिद्धांत है। बताया था ना मैंने ट्रिक, बस ट्रिक को याद रखो, कभी प्रश्न छूटेंगे नहीं, कभी प्रश्न गलत होंगे नहीं। ट्रिक भूले तो तुम्हारे प्रश्न बिल्कुल गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ता हूं। सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए आईपी पॉलो ने प्रयोग किया था। चलो फटाक से बताओ, चूहे पे किया था, कुत्ते पे किया था, बिल्ली पे किया था या बंदर पे किया था? इन चारों में से किस पर किया था? ट्रिक याद है मैंने क्या बताया था? क्या बताया था जल्दी से बताओ। कि थॉर्नडाइक की बिल्ली याद है, कोहलर का बंदर चिंपैंजी, उसी पर उन्होंने प्रयोग किया था। केला देकर के लालच दिया था ना, याद है ना। बस ट्रिक याद रखो, अपने आप प्रश्न के सॉल्यूशन निकल जाएंगे। चूहे पर मैंने क्या बताया था कि आनुवांशिक खोज किया था, किसने किया था भाई? तो मेंडल ने किया था। अब कौन बचे? कुत्ता। तो क्या मैं याद कराता था ट्रिक में? पोलो का कुत्ता, थॉर्नडाइक की बिल्ली, पोलो का कुत्ता, कोहलर का बंदर। याद आया? याद आया। अगर भाई पूछ लिया जाए यहां पर कि वाटसन ने किस पर प्रयोग किया था? व्यवहारवादी के सबसे प्रमुख भी है वाटसन। तो उन्होंने अपने बेटे के जो प्रयोग किया था तो किसको, कौन से जानवर पे किया था? तो खरगोश दिखाया था, व्हाइट कलर का, है ना, उजले कलर का खरगोश दिया था। याद आया ट्रिक? तो वाटसन ने किस पर खोज किया? तो खरगोश पर। जेटेट में आया था, झारखंड टेट में प्रश्न आ चुका था। और बिल्ली जो है वो यूपी टेट में आ चुका है। इसलिए इस तरह के प्रश्न, एक प्रश्न हर टेट में पूछे जाते हैं। हर टेट में, सी टेट में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन हर टेट और सुपर टेट में पूछे जाते हैं। तो जब आप याद कर लोगे, क्योंकि मैंने थ्योरी में पढ़ा चुका हूं, जब थ्योरी पढ़ा दिया, थ्योरी में आपका सारे डाउट, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो अब आपको टेस्ट में, ऑब्जेक्टिव में आपको कभी तकलीफ नहीं होगा, कभी परेशानी नहीं होगा, कभी समस्या नहीं होगा, आपको कोई चिंता नहीं होगा, है ना। चलो सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया भाई? कि पॉलोप का कुत्ता है। तो ये तुम्हारा राइट आंसर हो गया, पॉला साहब ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। चलो आगे बढ़ता हूं। अव्यक्त अधिगम के संप्रदाय का वर्णन अपने सिद्धांत में किसने किया? अव्यक्त अधिगम के संप्रदाय का वर्णन अपने सिद्धांत में किसने किया था? टॉलमैन, हल, बेंडूरा या गुथरी ने? जल्दी बताओ, फटाक से 5 सेकंड में मारो। तो भाई किसने बताया था? टॉलमैन ने किया था अपने सिद्धांत में, है ना। चलो आगे बढ़ता हूं। अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत, बुद्धि का, अधिगम का, विप्रेरणा का या शिक्षण का? अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत किसका? यह प्रश्न तो दोबारा हो गया, एक बार हो चुका। क्वेश्चन सेट करने वाले ने जो किया है वो मिस्टेक कर दिया है, एक ही क्वेश्चन को 2 बार यहां पर कर दिया है। तो मैं बता दूं कि इसका उत्तर जो है अधिगम का सिद्धांत है, अभी हम लोग कर चुके हैं। चलो आगे बढ़ता हूं। संज्ञानवादी विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अन्ना फ्रायड, एरिक फॉर्म, जीन पियाजे, लियोन फेस्टंगर। तो क्या बताया था मैंने यहां पर? टिक में याद रखो कि जब भी संरचनावादी, संज्ञानवादी, संज्ञानात्मक का प्रश्न में जिक्र हो तो किसको मारना? आंख कान बंद करके किसको चुन लेना भाई? जीन पियाजे को चुन लेना, कभी तुम्हारे आंसर गलत नहीं होंगे। संरचनावादी, संज्ञानात्मक या रचनात्मक, है ना। ट्रिक बताया था ना, बस ट्रिक को, एक अल्फाज को देखना, बस समझ लेना कि उत्तर बस हमारा वही होगा जो सर ने बताया है, जो ट्रिक बताया है उसके हिसाब से हमें आंसर देना है। कभी तुम्हारे आंसर गलत नहीं होंगे, तुम्हारे टाइम भी बच जाएंगे और उत्तर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ता हूं। कोहलर को अधिगम सिद्धांत निम्न में से किस नाम से जाना जाता है ना। अभी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो पुनर्वलन, अनुबंधन का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। चलो बताओ फटाक से। तो क्या बताया था भाई? गेस्टाल्टवादियों ने सूझबूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। तो गेस्टाल्टवादी के 4 राइटर का, 4 महोदय का मैंने तुम्हें नाम बताया है, वर्दीमर, कोफक्का, कोहलर और लेविन का नाम याद कर लो, है ना।
तो भाई इसी में तो कॉलर भी आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत किसने दिया था, तो कॉलर साहब ने दिया था। हो गए ना क्लियर, सारे डाउट्स क्लियर। चलो आगे बढ़ता हूं। एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर ही भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव डॉक्टर के अनुभव इंजेक्शन की सुई दिए जाने से संबंध है। यह उदाहरण किसका है, तो प्राचीन अनुबंध का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, प्रयास एवं त्रुटि का, या सामाजिक अधिगम का। तो बच्चा जो है वो पहले से जानता है, जैसे ही डॉक्टर को देखता है उसे मालूम है भाई कि डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा। तो जब उसे पहले से मालूम है तो ये क्या हो गया, ये प्राचीन में चला गया ना, पहले से ज्ञान मालूम है, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, प्राचीन अनुबंधन हो जाएगा। क्लियर, सारे डाउट्स क्लियर हैं यहां पर तुम्हारे। चलो आगे बढ़ता हूं। निम्नलिखित में से किस मत के अनुसार बच्चे सिर्फ अनुबंधन द्वारा ही नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों को देखकर और अनुकरण करके भी सीखते हैं। ये बातें किसने बताई, आपको बताना है। तो मैंने बताया था कि किसके मत के अनुसार है। प्रयास एक त्रुटि है, सामाजिक अधिगम सूझ या संबंधवाद। तो क्या बताया था कि भाई बच्चा जो है खाली अनुबंधन के द्वारा नहीं सीखता बल्कि व्यक्तियों को देखकर उसका नकल करके भी सीखता। अनुकरण का मीनिंग मालूम है ना, कि अनुकरण का मीनिंग क्या होता है, नकल करके सीखता। तो बच्चा किसी को देखेगा, किसी का नकल करेगा तो कहाँ करेगा, कहीं ना कहीं वो बच्चा वो समाज में ही ताल्लुक रखता हुआ अपने घर में, पड़ोस में, आसपास में लोगों को करते हुए चीज़ों को देखता होगा, उसी का वो नकल भी करता है। तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा कि सामाजिक अधिगम हो जाएगा। बच्चा समाज में ही सीखता। अगर बात करूं कि ये किसने बताया है, तो सामाजिक अधिगम वाइगोत्स्की, आप सभी को याद होगा, अच्छी तरह मैंने थ्योरी में पढ़ाया है। थ्योरी में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं। जब आपके सारे डाउट्स और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आपको एमसीक्यू में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पहले थ्योरी पढ़ो, उसके बाद एमसीक्यू पढ़ो, फिर टेस्ट दो, उसके बाद कामयाबी हासिल करो। यही 3 नारा मेरा बार बार रहता है ना। चलो आगे बढ़ता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवादी नहीं है? जी हाँ, व्यवहारवादी के भी मैंने तुम्हें 4 राइटर के नाम बताए, उनमें से एक राइटर इनमें नहीं है, वही तुम्हें आंसर चुनना है। बिल्कुल तुम्हारे उत्तर बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो जेबी वाटसन, इवान पॉवलोव, बीएफ स्किनर, सिगमंड फ्रायड। तो मैंने क्या क्या बताया था कि 4 व्यवहारवादी राइटर कौन कौन है। तो वाटसन है, इवान पॉवलोव है, स्किनर है और एक थॉर्नडाइक भी है। ये चारों को मैंने तुम्हें बोला था ना कि याद कर लेना, थॉर्नडाइक है ना। चलो अब आगे नहीं लिखा रहा, बता दिया। तो इन चारों का ताल्लुक किससे है, तो व्यवहारवाद से है। अब यहां देखो तो ये तीनों तो भाई व्यवहारवाद से हो गए। अब बचा कौन एक, तो सिगमंड फ्रायड। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि व्यवहारवादी नहीं है, तो सिगमंड फ्रायड व्यवहारवादी नहीं है। क्लियर हो गए डाउट्स? इस तरह पढ़ोगे, ट्रिक से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कभी तुम्हारे उत्तर गलत नहीं होंगे। क्लियर? हमेशा ध्यान रखो कि पढ़ रहे हो किस चैनल पर, सीटेट एक्सपर्ट। एक्सपर्ट के जैसा पढ़ो, एक्सपर्ट के जैसा सोच रखो, तभी आगे कामयाब होगे। चलो आगे बढ़ता हूं। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्ययन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? भाई जो बच्चा धीरे सीखता है, धीमे सीखता है, स्लो सीखता है, उसके लिए कौन सा सिद्धांत यहां पर होगा वो आपको चुनना है। थॉर्नडाइक, थ्रस्टन, कोहलर, हल। तो मैंने क्या बताया था, धीमी गति, इस तरह से याद आया? कुछ ट्रिक याद करो, मैंने क्या बताया था। क्या बताया था भाई कि थॉर्नडाइक की बिल्ली ने क्या किया, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, है ना, याद है ना। तो एक बार प्रयास किया, 2 बार किया, तीसरे बार किया, चौथे बार में वो बिना देर समय बिताए हुए छट से छिटकिनी खोल लेती थी, मछली खा करके निकल लेती थी। याद है? तो थॉर्नडाइक ने ही बताया भाई, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सिद्धांत जो धीमी गति, तेज गति जहां पर भी आ जाए तो समझ लेना कि हमें थॉर्नडाइक साहब ने बताया है। इसलिए ये सिद्धांत कहीं ना कहीं थॉर्नडाइक के सिद्धांत से ताल्लुक रखता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। बस ट्रिक याद रखोगे, एक भी प्रश्न तुम्हारे गलत नहीं होंगे। चलो आगे बढ़ता हूं। साइकिल सीखने के बाद स्कूटर सीखने में प्रशिक्षण का स्थानांतरण होगा, ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, गति हस्तांतरण। क्या मैंने बताया था, इसका ट्रिक याद करो, तुरंत उत्तर मिल जाएंगे तुरंत। मैंने क्या बोला था कि मान लो कि अभी आप 5 क्लास में पढ़ रहे हो और अगले साल आप 6 क्लास में गए। ये क्या हुआ आपके लिए, क्या किया आपने, गेन हुआ, लाभ हुआ, आपको फायदा हुआ ना। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव हुआ आपके लिए। छोटे चीज से जब भी आप कोई बड़ा चीज हो, कुछ भी हो, अगर मान लो कोई एक
रिक्शा चला रहा है और रिक्शा चला करके वो ट्रेन चलाने लगा, टैक्सी चलाने लगा, तो क्या हो गया भाई, वो तो पॉजिटिव हो गया, उसके फायदे के लिए हो गया ना, उसने वृद्धि हासिल किया ना। तो अब इस तरह के कितने भी प्रश्न सेट करने वाला किसी भी तरह से प्रश्न को सेट करे, तुम्हारे उत्तर गलत नहीं होंगे, क्योंकि तुमने ट्रिक मालूम है, तुम्हें ट्रिक मालूम है। तो बस उत्तर क्या हो गया, धनात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव में चले जाना है ना, पॉजिटिव ट्रांसफर। ओके, चलो आगे बढ़ता हूं। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है। भाई गेस्टाल्टवादियों का 4 राइटर का नाम बताया था मैंने, बार बार बोल रहा हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए, अगर याद नहीं की हो तो याद हो जाए। वर्दीमर, कोफक्का, कोहलर और लेविन, ये गेस्टाल्टवादी है। अब इन्होंने जो बताया है कि बच्चा किसी वस्तु को देखता तो कैसे देखता है, मैंने क्या बताया था, याद है क्या बताया था मैंने, कि बच्चा किसी भी वस्तु को देखेगा वो टोटल रूप में देखेगा, है ना। तो अब इसमें से चुनो कि भाई टोटल रूप वाला कौन सा उत्तर हो रहा है, कौन सा हो रहा है, तो समग्रता के आधार पर। समग्रता का मीनिंग क्या हुआ, टोटल हुआ, पूर्ण हुआ, है ना, बताया था ना। बस ट्रिक याद रखो, कभी भी तुम्हारे उत्तर गलत नहीं होंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, आप सीटेट एक्सपर्ट से तैयारी कर रहे हो तो एक्सपर्ट जैसा तैयारी करो और एक्सपर्ट बनो और एग्जाम में कामयाबी सफलता हासिल करो। ओके, चलो आगे बढ़ता हूं। चिंपैंजी पर प्रयोग किसने किया था, अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन पर जिक्र किया था भाई, कि पोलो का कुत्ता आया तो उसमें जिक्र किया था, तो फटाक से भाई 5 सेकंड में अपने उत्तर चुन लो ना, कौन सा हो गए। चिंपैंजी का प्रयोग किसने किया था भाई, तो किसने किया था, बंदर पर किसने किया था, तो कोहलर ने क्या बताया था कि केला दिया था बंदर को खाने के लिए। याद आया ना, कुछ ट्रिक याद आया ना, बस ट्रिक याद रखोगे कभी भी ऐसे प्रश्न छूटेंगे नहीं। इस तरह के प्रश्न हर टेट में पूछा जाता है, झारखंड में पूछा गया है, राजस्थान में भी पूछा गया है, यूपी टेट में तो भरमार रहते हैं ऐसे प्रश्नों के, एमपी टेट, हरियाणा टेट, बिहार टेट, लगभग ऑल टेट में इस तरह के प्रश्न आते हैं, एक ना एक प्रश्न तुम्हें मिलेंगे। इसलिए किस किस जानवर पर किसने प्रयोग किया है, मैंने चारों के नाम तुम्हें बता दिए हैं, अच्छी तरह उसे याद कर लेना। कोई भी बच्चा भूलना ना, कोई भी बच्चा भूलेगा नहीं, अगर भूले तो फिर जिम्मेदारी तुम्हारी है। चलो आगे बढ़ता हूं। क्रिया की सफलता से संतोष और असफलता से असंतोष होता है, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम इंगित करता है, बताओ। मैंने क्या बताया था कि आप अगर कोई भी काम करते हो तो अगर आपको उसमें सफल हो जाते हो तो आपको संतुष्टि मिलती है ना, और नहीं सफल होते हो तो असंतुष्टि। यानी मैंने एक ट्रिक बताया था इसका, याद है, सुख दुख का ट्रिक बताया था ना, बोलो याद करो कि मैंने सुख दुख का ट्रिक बताया था ना भाई, कि सुख दुख का सिद्धांत किसने दिया भाई, तो थॉर्नडाइक ने बताया था, है ना। अब यहां पर से आपको सही उत्तर चुनने हैं। अब जरा चुन के मुझे बताओ कि भाई क्या होगा, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, या प्रभाव का नियम, या एक प्रतिक्रिया का नियम, जल्दी बताओ। तो संतुष्ट और असंतुष्ट किस पर जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं, अगर आप संतुष्ट होते हो तो ये आपके लिए प्रभाव है, इफेक्ट है, और अगर आप असंतुष्ट होते हो तो ये भी आपके लिए प्रभाव ही है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रभाव का नियम। क्लियर, थॉर्नडाइक का यहां पर कौन सा नियम लगेगा, तो प्रभाव का नियम। कहीं ना कहीं ये आपको इफेक्ट पहुंचाएगा, अगर आप सफल हो जाते हो तो आपको ये ज्यादा परफेक्ट इमोशन, ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप सफल नहीं होते हो तो मायूस हो जाते हो, चिंतित हो जाते हो, हैरान परेशान हो जाते हो, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आपको ये अफेक्ट कर रहा है ना। ट्रिक में बताया था ना कि बड़े बड़े देखा होगा बच्चों लोगों को, आईआईटी, नीट, मेडिकल, इंजीनियरिंग की तैयारी करता है और बच्चा फेल कर जाता है, वो आत्महत्या कर बैठ, तो कहीं ना कहीं वो उसके क्या हुआ, उसको प्रभाव डाल दिया, उसके रिजल्ट ने, उसके मार्क्स ने उसके अफेक्ट पहुंचा दिया, है ना। ट्रिक याद है ना, बस ट्रिक याद रखोगे कभी प्रश्न गलत नहीं होंगे। चलो आगे बढ़ता हूं, आखिरी सवाल है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो जल्द से जल्द कर दे। जो नए बच्चे हो वो खास तौर पर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो किसी के अगला सवाल है कि किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, उक्त कथन थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, या बहु प्रतिक्रिया का। तो बताओ मैंने क्या बताया था, इसका ट्रिक क्या बताया था, कि बार बार अभी जो आप लोग कर रहे हो, मैं लोग जो करता हूं, क्या है, पहले मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको एमसीक्यू पढ़ाया, फिर मैं आपका क्या कर रहा हूं, टेस्ट ले रहा हूं। तो ये बार बार क्या हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है ना, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं ना, तो ये किस में चला जाएगा भाई, तो ये अभ्यास के नियम में चला जाएगा, है ना।
बस बार बार जहां पर आ गया चीज को दोहराने की जिक्र आ गया, बस समझ लेना ट्रिक कि जहां पर बार बार आए दोहराना आए। भाई बिल्ली ने कैसे किया, फर्स्ट अटेम्प्ट किया, सेकंड अटेम्प्ट किया, थर्ड अटेम्प्ट किया, है ना, छिटकिनी खुल गया, मछली खा ली, याद आया ना। तो बस ट्रिक याद रखना कि बार बार दोहराने के बारे में आ जाए तो समझ लो कि वो बार बार जो कर रहा है वो प्रैक्टिस कर रहा, अभ्यास कर रहा, इसलिए ये थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम होगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस जो आज मैंने कराया। सभी बच्चे अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अपने स्कोर बताएंगे कि आपके कितने स्कोर हुए हैं, और ईमानदारी से बताना, ऐसा नहीं कि बस कमेंट्स करना भूल जाना। कमेंट्स करो, जितने भी स्कोर हुए हैं, चाहे आपके जितने भी स्कोर हुए, मैं उम्मीद करता हूं कि हर बच्चे का कम से कम 40 प्लस तो मार्क्स जरूर आया होगा, क्योंकि मैंने आपको इसमें से बिना एक भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन सेट नहीं किया। जो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है बस वही आपको मैं टेस्ट में लेके आया हूं। इसका आप एमसीक्यू भी पढ़ चुके हो, थ्योरी भी पढ़ चुके हो, और अब टेस्ट ले रहा हूं, क्योंकि जुलाई में समय बहुत कम है और रीट परीक्षा बहुत ही करीब में है। इसलिए रीट परीक्षा और रीट का जो सुपर टेट होगा, उन दोनों का ख्याल रखते हुए मैंने आप लोगों को तैयारी शुरू कराना किया था। तो इसलिए दोनों तैयारी रीट के बच्चों के लिए, रीट और सुपर टेट दोनों की तैयारी मैं साथ साथ करा रहा हूं। ये बच्चे भली बातें जानते हैं। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ, आप वहां से भी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस चैनल से तैयारी कर सकते हैं। तो ये था आज आप लोगों का टेस्ट। अब आप लोगों ने कितने स्कोर किए हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो